नमस्कार। आज हम पृथ्वी के एक ऐसे खजाने की बात करेंगे जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। ये है हमारी धरती की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। चलिए, एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई दूर की गैलेक्सी से कोई एलियन हमारे ग्रह पर उतरता है, तो उसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज क्या होगी? हमारे ऊंचे पहाड़ या गहरे समंदर? नहीं, उसे सबसे ज्यादा हैरान करेगा यहाँ मौजूद जीवन का अनगिनत अविश्वसनीय रूप। जैसे कि जरा सोचिए, सिर्फ चींटियों की ही 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है ना? और रुकिए, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। अगर हम भृंगों यानी बीटल्स की बात करें तो उनकी प्रजातियों की संख्या 3 लाख तक पहुंच जाती है। और अगर हम पौधों की दुनिया में झांकें तो अकेले भारत में ही आम की 1,000 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये धरती पर जीवन के अनगिनत रूपों की एक छोटी सी झलक है। तो चलिए, इस आश्चर्यों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस जैव विविधता का असल मतलब क्या है। तो ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? देखिए, इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था समाज जीव विज्ञानी एडवर्ड विल्सन ने। और एकदम सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन के हर स्तर पर मौजूद विविधता है। ये सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर या पौधे नहीं हैं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर की वैरायटी, जैसे भारत में चावल की 50,000 से ज्यादा किस्में मिलना। दूसरा लेवल है प्रजाति विविधता, यानी अलग अलग प्रजातियों की संख्या। इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि हमारे पश्चिमी घाटों में पूर्वी घाटों के मुकाबले उभयचरों यानी एम्फीबियंस की कई ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता, यानी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम। भारत तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ रेगिस्तान भी है, घने वर्षावन भी हैं और सुंदर प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स भी हैं। अब एक और मजेदार बात, दुनिया में जितनी भी प्रजातियों को हम आज तक जान पाए हैं, उनमें से 70% से ज्यादा तो जानवर हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन जानवरों में भी सबसे बड़ा हिस्सा कीड़ों का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रह पर हर 10 जानवरों में से 7 कीड़े हैं। ये आंकड़ा हमें बताता है कि प्रकृति का पैमाना कितना विशाल और अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। लेकिन इस हैरान कर देने वाली विविधता पर आज एक बहुत ही गंभीर खतरा मंडरा रहा है, और यही हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है, छठा महाविलोपन। सोचिए, इस बेहिसाब दौलत को इकट्ठा करने में प्रकृति को लाखों साल लगे हैं, लाखों साल का विकास। लेकिन दिल दहला देने वाली सच्चाई ये है कि हम इस पूरी विरासत को शायद 2 सदियों से भी कम समय में हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो क्या ये पहले जैसा ही कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। पहले जो महाविलोपन हुए थे वो प्राकृतिक वजहों से हुए थे और लाखों सालों के दौरान धीरे धीरे हुए थे। लेकिन आज जो हो रहा है वो पूरी तरह से इंसानी गतिविधियों का नतीजा है, और इसकी रफ्तार पहले के मुकाबले 100 से 1,000 गुना ज्यादा तेज है। ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी है। आज इसी वक्त दुनिया भर में 15,500 से ज्यादा प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो लगातार बज रहा है। तो इस तेजी से हो रहे विनाश के पीछे असल में कौन है? वैज्ञानिक इसके लिए 4 मुख्य वजहों को जिम्मेदार मानते हैं, और उन्होंने इसे एक यादगार नाम दिया है, द ईविल क्वाड्रेट, यानी दुष्ट चतुष्क। और साफ कर दूं, ये कोई प्राकृतिक ताकतें नहीं हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की यह तेज रफ्तार लगभग पूरी तरह से इंसानी गतिविधियों का ही नतीजा है। तो चलिए, इन 4 दुश्मनों से एक-एक करके मिलते हैं। इस चौकड़ी का सरगना है पर्यावास की क्षति और विखंडन। सीधे शब्दों में कहें तो जानवरों और पौधों के घरों का उजड़ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सोचकर देखिए, कभी ये धरती की 14% जमीन पर फैले थे और आज ये 6% से भी कम पर सिमट कर रह गए हैं। जब घर ही नहीं बचेगा तो प्रजातियां कहाँ जाएंगी? दूसरा दुश्मन है अतिदोहन। ये वो स्थिति है जब इंसान की जरूरत लालच में बदल जाती है। स्टेलर की समुद्री गाय और पैसेंजर पिजन जैसी शानदार प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई,
क्योंकि हमारा लालच उनकी आबादी से कई ज्यादा तेजी से बढ़ता गया। तीसरा कारण है अनचाहे मेहमान यानी विदेशी प्रजातियों का हमला। जब कोई बाहरी प्रजाति किसी नए इकोसिस्टम में पहुंचती है तो वो वहां तबाही मचा सकती है। जैसे अफ्रीका की विक्टोरिया झील में जब नील पर्च नाम की मछली को छोड़ा गया तो उसने वहां की 200 से ज्यादा स्थानीय सिचलिड मछलियों की प्रजातियों को खत्म कर दिया। सोचिए, एक मछली ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही बदल डाला। और चौथा है सहविलोपन। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझना चाहिए। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो वो अपने साथ उन सभी प्रजातियों को भी ले डूबती है जो खाने या रहने के लिए उस पर निर्भर थीं। मतलब एक के गिरने से पूरी की पूरी कतार गिर जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रजातियां खत्म हो रही हैं और इसकी वजह हम इंसान हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, तो क्या इससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? सच में क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ कीड़े मकोड़े या कोई पौधा खत्म हो जाए? क्या 20,000 की जगह अगर 15,000 चींटियों की प्रजातियां रह जाएंगी तो दुनिया रुक जाएगी? ये सवाल सुनने में भले ही छोटे लगें, पर इनके जवाब में ही हमारे भविष्य का राज छिपा है। इस सवाल का शायद सबसे बेहतरीन जवाब स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिच ने अपनी रिविट पॉपर परिकल्पना से दिया था। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा इकोसिस्टम एक हवाई जहाज है और हर एक प्रजाति, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, उस जहाज में लगी एक कील यानी एक रिवेट की तरह है। अब सोचिए कि अगर जहाज का हर यात्री मजे मजे में एक एक कील निकालकर अपनी जेब में रखने लगे तो क्या होगा? शुरू में शायद कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे कीलें कम होती जाएंगी जहाज खतरनाक रूप से कमजोर होता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जब वो हवा में ही बिखर सकता है। हम आज अपने इकोसिस्टम के साथ ठीक यही कर रहे हैं, हम वही कीलें निकाल रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस कमजोर होते हवाई जहाज को गिरने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही हमें हमारे अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर ले जाता है, हमारी दुनिया को बचाना। देखिए, मोटे तौर पर संरक्षण के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है इन सिटू या स्वस्थाने संरक्षण। इसका सीधा सा मतलब है प्रजातियों को उनके अपने घर में यानी उनके प्राकृतिक माहौल में ही बचाना, जैसे किसी पूरे जंगल को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करके उसकी हिफाजत करना। और दूसरा तरीका है एक्स सिटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें हम किसी लुप्तप्राय प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर लाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क या सीड बैंक में। तो हम आपको इस एक सोच के साथ छोड़ जाते हैं। प्रकृति एक बहुत बड़ी जैविक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें लाखों सालों का ज्ञान और रहस्य छिपा है, और ये लाइब्रेरी जल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमने तो अभी तक इसकी सारी किताबों के नाम तक नहीं लिखे हैं। उन्हें पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सवाल अब ये नहीं है कि इसे कौन बचाएगा, सवाल ये है कि क्या हम इस अनमोल खजाने को राख होने से पहले इसे बचाने के लिए आगे आएंगे।